चलिए बच्चों, आज हम लोग हेलो एल्केन के फोर्थ लेक्चर की तरफ चल रहे हैं। और फोर्थ लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हमारा सेशन चल रहा है हेलो एल्केन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्रॉम अल्कोहल, और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन से हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, ये हम आज के क्लास में सीखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको ध्यान से समझेंगे, पूरा लेक्चर लास्ट तक देखेंगे, तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर उड़ाएंगे नहीं। देखिए समझिए क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, बेंजीन, ये सब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन से लेते हैं। एल्केन क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर कंपाउंड में हो तो उसको एल्केन कहा जाता है। इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड। अगर हमसे पूछा जाए कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जहां n कार्बन की संख्या है और उसी के हिसाब से हाइड्रोजन की संख्या एडजस्ट होती है। तो एल्केन जो होता है, कहता है व्हेन ट्रीटेड विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट और सुटेबल कैटलिस्ट गिव्स हेलो एल्केन्स। यानी जब भी कभी आपके पास कोई एल्केन हो तो इसका हैलोजिनेशन किया जाता है। एडिशन ऑफ हैलोजन को हैलोजिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसका हैलोजिनेशन करते हैं। हैलोजिनेशन का मतलब है फ्रॉम एल्केन बाय हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। और उसके लिए हम जो रिएजेंट यूज करते हैं, इसके लिए हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो क्या करते हैं, X2 प्लस सनलाइट लेते हैं। X2 मतलब Cl2, Br2, F2, I2, ये रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ H न्यू लिखा हुआ है, जहाँ न्यू जो होता है इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये बेसिकली सनलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपने सुना होगा यदि कोई वेव है और इस वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसका एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है E=H न्यू, जहाँ H को हम प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं और न्यू जो होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है। तो लाइट का फ्रीक्वेंसी को अगर प्लैंक कांस्टेंट से गुना कर दिया जाए तो उससे क्या निकल जाता है, उस वेव की एनर्जी, उस रेडिएशन की एनर्जी फाइंड आउट की जाती है। तो H न्यू कहीं लिखा है, इसका मतलब सनलाइट है। यहाँ पे हुआ क्या, CH4 के साथ Cl2, यहाँ ब्रैकेट में लिमिटेड लिखा हुआ है। लिमिटेड मतलब कम मात्रा में अगर डालेंगे तो CH3Cl क्लोरोमीथेन होगा। जैसे यहाँ पर 2 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन यहाँ कंज्यूम हो गया और 1 क्लोरीन जो बचा, सो देखो यहाँ CH4 के बदले CH3 है, मतलब यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकला 100 और 1 क्लोरीन जो बचा 100 वो क्या हो गया, HCl। मैकेनिज्म क्लास 11th में ही पढ़ना था, यहाँ मैकेनिज्म का ज़रूरत नहीं है। आपको हम और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं करना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं। तो बस आप ऐसे समझें कि CH4 प्लस Cl2 है, 1 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हुआ और इस हाइड्रोजन जो बाहर हुआ उसके जगह पर क्या चला गया, हैलोजन यानी क्लोरीन चला गया। और 1 क्लोरीन जो बच गया 100 और यहाँ से जो हाइड्रोजन बचा 100 वो क्या हो गया, HCl चला गया। अगर ये लिमिटेड अमाउंट में है इसीलिए एक ही स्टेप में जाकर के रुक गया। अगर बहुत अधिक मात्रा में क्लोरीन डाल दें, एक्सेस मात्रा में कर दें, इसको नोट डाउन करेंगे। अगर इसके बाद हम एक्सेस अमाउंट में अगर क्लोरीन को ले लें, क्या ले लें, एक्सेस अमाउंट में ले लें। ठीक है, अगर एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन को लेते हैं तो क्या होगा, देखिए इफ एक्सेस ऑफ हैलोजन इज यूज्ड, अगर यहां पर हम क्लोरीन जो वहां कम मात्रा में लिए थे, अगर क्लोरीन की मात्रा को बढ़ा देंगे तो ये रिएक्शन बढ़ता ही चला जाएगा। यानी CH4 प्लस Cl2 अगर एक्सेस मात्रा में क्लोरीन है, ये H न्यू लिखा हुआ है, भी नहीं समझिएगा इसको, तो यहां से क्या होगा, CH3Cl बन जाएगा। और साथ में क्या बनेगा, 1 क्लोरीन बचा 100 और 1 हाइड्रोजन यहां से निकला 100, HCl बनकर बाहर हो जाएगा, इसलिए यहां -HCl लिखा हुआ है और ये बना क्लोरोमीथेन यानी कि मिथाइल क्लोराइड। ये फर्दर मिथाइल क्लोराइड से फिर से 1 हाइड्रोजन यहां से हटेगा और उस हाइड्रोजन के बदले फिर से 1 क्लोरीन ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर से इसको बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन। अभी भी यहां पर हाइड्रोजन है तो फिर से 1 हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और 1 क्लोरीन जुड़ेगा,
तो 2 क्लोरीन के बदले अब यहाँ 3 क्लोरीन हो गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के बदले 1 हाइड्रोजन हो गया। इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है तो फिर से हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह क्लोरीन जुड़ेगा और CCl4 जुड़ जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा। इस प्रकार टेट्राक्लोरोमीथेन बनेगा। तो अगर एक्सेस मात्रा में डालेंगे तो ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, तब तक चलता चला जाएगा जब तक उस लास्ट कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तब तक वो चलता चला जाएगा। ठीक है। ब्रोमिनेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन सिमिलर मैनर। ब्रोमिनेशन भी ऐसा ही होता है, जैसे क्लोरीन की जगह पर अगर हम ब्रोमीन लेते तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता चला जाता। यहां से एक सीखने की बात यह है कि अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे, यहां से नोट करके एक बात लिखने की जरूरत है कि अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो कौन सा हैलोजन ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। इस केस में तो सबसे ज्यादा तेजी से F2 रिएक्ट करेगा, उसके बाद Cl2 रिएक्ट करेगा, उसके बाद Br2 रिएक्ट करेगा और सबसे पुअर रेट से आयोडीन रिएक्ट करता है। तो HCl, HBr, HF, HI जब हम लास्ट क्लास में किए थे तो HI वाला ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहा था। HI जब रहेगा तो ज्यादा फास्ट रहेगा, लेकिन जब I2 की बात करेंगे तो I2 पुअर रेट से रिएक्ट करता है और F2 फास्टर रेट से रिएक्ट करता है। अब किसी के मन में ऐसा आएगा कि सर फ्लोरीन ज्यादा तेजी से क्यों रिएक्ट करेगा? सर फ्लोरीन के एटम का साइज तो छोटा होता है, तो जब एटम का साइज छोटा है तो फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ भी तो छोटा हो जाएगा सर, और जब बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, तब तो सर फ्लोरीन को तोड़ने के लिए तो ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो फ्लोरीन ज्यादा तेजी से कैसे रिएक्ट करेगा? तो देखिए फ्लोरीन के एटम का साइज छोटा है तो बॉन्ड का लंबाई भी छोटा होगा। क्लोरीन के एटम का साइज बड़ा है तो बॉन्ड का लंबाई भी ज्यादा होगा। ब्रोमीन का एटम का साइज और बड़ा है तो बॉन्ड की लंबाई और ज्यादा होगी। अब समझिए, अब फ्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर 9 है यानी 2,7, यानी फ्लोरीन के एक एटम के पास 3-3 लोन पेयर होता है। मैं बताना चाहता हूं कि फ्लोरीन ज्यादा तेजी से क्यों रिएक्ट करता है। रटिए मत, चीजों को समझिए, नहीं तो रटिएगा तो सब खच्चर पच्चर कॉन्फ्यूजन में पागल हो जाइएगा। फ्लोरीन ज्यादा तेजी से क्यों रिएक्ट करता है, तो आपको समझा रहे हैं कि फ्लोरीन के एटम का साइज छोटा होता है और छोटा होने के कारण बॉन्ड की लंबाई भी छोटी हो जाती है। छोटे एटम होंगे तो छोटे बॉन्ड बनेंगे, बड़ा एटम होगा तो बड़ा बॉन्ड बनेगा। तो अगर एटम का साइज छोटा है तो बॉन्ड की लंबाई छोटी होगी। अब चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, ये सारे ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं। मतलब इनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तो 7 में से 2 यहां पर चले गए, 2 यहां पर चले गए, 2 यहां पर, 6 और 1 यहां पर 7, और इस प्रकार 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में जाता है। इस प्रकार इस फ्लोरीन के एटम के पास 3 लोन पेयर और इस फ्लोरीन के एटम के पास 3 लोन पेयर हो गए। अब चूंकि लोन पेयर में रिपल्सन बहुत तेजी से होता है, लोन पेयर में रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है और रिपल्सन से एनर्जी बढ़ जाती है और एनर्जी के बढ़ने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसका मतलब ये छोटा होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी कम ही जगह में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, यानी इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा है, जिस कारण से F2 स्टेबल नहीं है, जिस कारण से F2 बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। जबकि क्लोरीन और क्लोरीन के एटम के बीच में थोड़ी दूरी है तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होता है, इस कारण से क्लोरीन में उतना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होता है। ब्रोमीन के एटम का साइज और बड़ा है, ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन के नीचे आयोडीन, तो ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, पीरियड बढ़ता है और इसी कारण से एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। तो क्लोरीन का साइज बड़ा, ब्रोमीन का साइज उससे भी बड़ा, और जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड की लंबाई भी बढ़ती है। समझ में आ रहा है? तो जो बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी तो एटम के बीच की दूरियां बढ़ जाएंगी, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इसका लोन पेयर और इसका लोन पेयर में दूरी बढ़ जाएगा तो रिपल्सन कम हो जाएगा। इस कारण से ये मॉलिक्यूल उतना स्टेबल, मतलब उतना अनस्टेबल नहीं होगा जितना अनस्टेबल F2 होगा। और इसी कारण से जब हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं F2Cl2 Br2 I2 में, तो फ्लोरीन का साइज छोटा और साइज छोटा तो बॉन्ड लेंथ छोटा, और बॉन्ड लेंथ छोटा
तो एटम क्लोज क्लोज, और एटम जब क्लोज क्लोज तो उनके बीच का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन 3 लोन पेयर, इसके पास 3 उसके पास, दोनों एटम के पास टोटल 6 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा, जिससे अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और जिस कारण से फ्लोरीन बहुत वाइग्रसली या तेजी से रिएक्ट करता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, लॉजिक हमेशा यही अप्लाई करना है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जब होता है F2Cl2 Br2I2 में हमेशा फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, लेकिन अगर HF, HCl, HBr, HI की बात करें तो वहाँ HI ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। क्यों करता है, ये लास्ट क्लास में बताए थे कि हाइड्रोजन और आयोडीन के साइज में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है और साइज में डिफरेंस होने के कारण बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है, जबकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का साइज कंपैरेबल होने की वजह से, ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से साइज यूनिफॉर्म रहता है, जिस कारण से लेंथ में उतना ट्विस्ट नहीं रहता है, वो स्ट्रांग बना रहता है, उसको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये आपको बताया गया था। तो हमेशा याद रखना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसको भी कहीं लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, ये काम का चीज़ है, हमेशा काम आता है, तो नोट करके लिख लेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसी प्रकार यहाँ जो आप एल्केन लिए हैं, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन सा हैलोजन लेने से क्या दिक्कत आएगी। तो सबसे ज़्यादा तेजी से F2 रिएक्ट करेगा, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2। और यहाँ पर जो एल्केन लेंगे, तो एल्केन में भी आप जानते हैं, हमेशा आपको दिमाग में रखना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्केन की अगर बात करें तो अगर आगे इसके बाद लिख लेंगे, वहीं पे नोट करके लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्केन की बात करेंगे तो हमेशा जो एल्केन जो होता है उसमें हमेशा, चाहे अल्कोहल हो चाहे हैलोजन हो, 3 डिग्री एल्केन जो होता है वो सबसे ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, उसके बाद 2 डिग्री एल्केन और उसके बाद 1 डिग्री एल्केन रिएक्ट करता है, और सबसे पुअर तेजी से मीथेन यानी CH4 रिएक्ट करता है। अब आप नहीं जानेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्केन, तो जिस कार्बन, यहाँ पर हमारा कहने का मतलब है कि अगर इस कार्बन से चारों तरफ से, ठीक है, एल्केन में अगर क्या करेंगे, सभी तरफ से अगर मान लीजिए कि सिर्फ CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है ये, और अगर हम मान लें कि एक सिर्फ 3 ही तरफ से CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर हम मान लें कि 2 ही तरफ से अगर मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है, इसी प्रकार से आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, अल्काइल ग्रुप कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है, अगर 2 अल्काइल ग्रुप है, इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब है। तो अल्काइन जो होता है ये वाला ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा एज कंपैरिजन टू इसके, या एज कंपैरिजन टू इसके, ठीक है, ये सब समझने की ज़रूरत है। तो ये कहने का मतलब है कि ज़्यादा तेजी से ये वाला एल्केन रिएक्ट करेगा, ठीक है। मतलब इसको तो छोड़ दो, इसको गोली मारो, इसका बारे में बात नहीं करो। अगर हम इन तीनों में बात करें, इन तीनों में अगर बात करें तो ये ज़्यादा तेजी से यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा एज कंपैरिजन टू यहाँ और एज कंपैरिजन टू यहाँ। इसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको हम बोल रहे हैं 3 डिग्री एल्केन, यही है आपका, और ये आपके पास क्या है, 2 डिग्री एल्केन है आपके पास, ऐसा समझिए आप, ठीक है। ऐसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं, यानी यहाँ से हाइड्रोजन जितना आसानी से निकलेगा उतना आसानी से यहाँ से हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देने वाला 2 ही है, जबकि यहाँ देने वाला अल्काइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वो 3 है। तो दे दे करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ये भी देने वाला, ये भी देने वाला, ये भी देने वाला, तो तीनों दे करके यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा, तो यहाँ हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेके निकलने में आसानी होगा। जब हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्लोरीन यहाँ आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब था, ठीक है। तो ये मैं समझाना चाह रहा था, इसको भी उसके बाद नोट कर लेंगे। तो अगर हैलोजन की बात करेंगे तो हैलोजन में सबसे ज़्यादा तेजी से कौन रिएक्ट करता है, F2 करता है, उसके बाद कौन करता है Cl2, उसके बाद कौन करता है Br2, उसके बाद कौन करता है I2, ये X2 के टर्म्स में है। और अगर एल्केन की बात करेंगे तो एल्केन में ज़्यादा तेजी से कौन रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद मीथेन करेगा, ठीक है। तो ये समझाना चाह रहा था मैं। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है कि अगर कम मात्रा में लेंगे तो कैसे रिएक्ट करेगा, ये ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, ये भी आपको समझ में आ गया है। अब आगे इसके बाद चलते हैं और पढ़ते हैं। ये तो एल्केन से बन गया, एल्केन से बन गया। यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन भी कराना चाहते हैं, यहाँ से एक हम क्वेश्चन कराना चाहते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने, इसको नोट डाउन करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों कि कम मात्रा, इसके पहले वाले का भी ले लेंगे कि अगर कम मात्रा में रहेगा, लिमिटेड रहेगा, तो यहीं पर जाकर के रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम एक्सेस मात्रा में क्लोरीन ले लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लो, लेकिन अगर हम इसको एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे तो ये रिएक्शन रुकेगा तब तक जब तक हाइड्रोजन है, तब तक ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। और
ब्रोमिनेशन जो होगा यहाँ पर अगर Br2 लेंगे तो यहाँ पर हमको थोड़ा और एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितना तेजी से क्लोरीन रिएक्ट करेगा उतना तेजी से ब्रोमीन रिएक्ट नहीं करेगा। और आयोडीन तो यहाँ लेंगे ही नहीं, क्योंकि आयोडीनेशन करना संभव नहीं है, क्योंकि I2 बहुत पुअर रिएक्टिव होता है। इसीलिए यहाँ अगर I2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ कितना भी कैटलिस्ट या हीट दे दे, बहुत अधिक हाई अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर आयोडीन लेंगे तो आयोडीन तो रिएक्ट करता नहीं है एल्केन के साथ, इसीलिए हमको बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, हाई एंडोथर्मिक, और रिवर्सिबल भी हो जाता है। इसीलिए खाली हम लोग जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन वाला का ही बात करते हैं, फ्लोरीन भी नहीं लेते हैं, क्योंकि फ्लोरीन बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। तो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, इसलिए आपको यहाँ पर कभी फ्लोरीन देखने को नहीं मिलेगा। और आयोडीन बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, और आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में हीट सप्लाई करना पड़ेगा, है ना, और वो रिवर्सिबल भी हो जाता है। इस कारण से आयोडीन को भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब भी आप हैलोजिनेशन कराएंगे तो यहाँ पर या तो Cl2 लेंगे या आप क्या लेंगे, Br2 लेंगे, बस दो ही चीज लेंगे, ठीक है। इसको भी नोट डाउन करेंगे, बता दिए क्यों ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसके बाद यहां के बाद एल्केन का हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि एल्केन से और क्वेश्चन आप करें, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो आपको बताएं कि एल्केन में ज्यादा तेजी से कौन रिएक्ट करता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्केन रिएक्ट ज्यादा करता है, और हैलोजन में F2Cl2 ये करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन कराना चाहते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया है, सपोज दैट आपको दिया हुआ है CH3 और यहां पर आपको लिख दिया है Cl2, और आपको यहां पर दे दिया है सनलाइट और बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग, क्या बनेगा। ये बहुत लो लेवल क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो यहां पर जो पहला कार्बन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये इथेन है। दूसरा कार्बन में यहां पर CH3 के जगह पर CH2 हो जाएगा, और इस CH2 के जगह पर यहां पर लास्ट में जो CH2 है वहां पर CH3 के जगह CH2 हो जाएगा, और वहां पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन प्लस क्या होगा, यहां जो CH3 का एक हाइड्रोजन था 100, और क्लोरीन का जो आपके पास ये जो क्लोरीन का एक हाइड्रोजन बचा 100 HCl बनकर बाहर हो जाएगा। इस प्रकार आपके पास अगर इथेन है तो इथेन को Cl2 के साथ और सनलाइट, यहां पर Hnu का मतलब है सनलाइट, अगर आप देते हैं तो सनलाइट देने से ये क्या बन गया, इथेन से बन गया क्लोरो इथेन बन गया, है ना, और साथ में क्या हो गया, HCl बाहर हो गया। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में सर ऐसा दे दे तो क्या होगा, सपोज दैट आपको दे दिया CH3 CH2 CH3 और साथ में आपको दे दिया Cl2, और आपको यहां दे दिया सनलाइट लिख दिया, और बोला क्या बनेगा, ऑप्शन दे दिया टिक करने के लिए, तो क्या बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि CH3 और यहां पर जो होगा आपके पास, यहां पर आ जाएगा Cl और साथ में बनेगा HCl। यानी जब अगर 2 डिग्री हेलो एल्केन बन रहा होगा तो यहां पे एक संभावना तो सर ये भी था, एक संभावना तो ऐसा भी तो हो सकता था सर, CH3 CH2 Cl प्लस HCl। इसको अगर इसके साथ रिएक्ट कराया जाए और सनलाइट दिया जाए तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। हो सकता है कि इस कार्बन से, अरे पहला इस पे जुड़े चाहे इस पे जुड़े, तुम कंफ्यूज मत होना कि एक और प्रोडक्ट तो बन सकता है सर, यहां पर क्लोरीन जुड़ जाए, यहां जुड़े चाहे यहां जुड़े, बात तो बराबर ही है। तब भी अभी भी इसका नाम क्या है बताओ, अभी इसका नाम क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन, या सिंपली इसका नाम क्या है, क्लोरोप्रोपेन। और ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री हेलो एल्केन है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अरे जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उससे डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है, 1, इसलिए 1 डिग्री हेलो एल्केन है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम है इसका, 2 क्लोरोप्रोपेन। जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उससे डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है, 2, इसलिए इसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो कहने का मतलब है कि जब इसको इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये कोशिश करेगा हमेशा 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनने की कोशिश करेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी अगर हमको ये दिया रहे और बोले इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे कि यही वाला सही है, ये वाला बनने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके मुकाबले ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इसके मुकाबले ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ये वाला क्या है, ये मोर स्टेबल है, और ये क्या है, लेस स्टेबल है। हमेशा लेस स्टेबल ये रहता है और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल रहता है। ये वाला जो 2 डिग्री है ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। जब हमको उतना ही मेहनत करके हमको ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, ज्यादा अच्छा आउटपुट मिल रहा है, तो हम उतना ही मेहनत करके कम आउटपुट वाला काम क्यों करेंगे।
इसीलिए जब इसके साथ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था, इसमें जोड़ो चाहे इसमें जोड़ो, लेकिन जब 3 कार्बन का चेन आ जाएगा तो कोशिश कीजिएगा हैलोजिनेशन जब कराना हो तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाने का कोशिश कीजिएगा। इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा के और यहां पर क्लोरीन को जोड़ने की कोशिश करिएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा हमेशा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे, तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन होता है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है, और सबसे कम स्टेबल जो होता है वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है। क्या होता है? 1 डिग्री सबसे पुअर होता है, इसलिए ये वाला कम बनेगा और ये वाला ज़्यादा बनेगा। अब किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि सर 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल कैसे हुआ, यानी इसके मुकाबले ये ज़्यादा स्टेबल कैसे है सर? तो वैसे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कोई ये नहीं है, जब आप सीखेंगे ही नहीं तो फ़ायदा क्या है मेरे पढ़ाने का, और मैं पढ़ाऊँ और आपको समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो भैया इसको भी क्लियर करते हैं कि आखिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये ज़्यादा स्टेबल है 3 डिग्री। तो कैसे 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है? पहले यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए और ये बनाइएगा, यानी यही प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला मतलब नहीं बनेगा और यही वाला प्रोडक्ट बनेगा। दोनों लिखिएगा, इसको क्रॉस कर दीजिएगा, इसको टिक कीजिएगा, ठीक है? चलो इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो, रोको यहां तक, लिखो पहले, फिर आगे बात करेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं अब इसके बाद, और अब बताना चाहते हैं कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल क्यों है। देखिए आपके पास क्या है, CH3 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 Cl, ये है आपके पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। समझिएगा कि ज्यादा स्टेबल क्यों है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब मान लीजिए कि यहां से क्लोरीन सपोज निकल गया, तो यहां क्या बचा, CH3 CH3 और क्लोरीन जब निकलेगा ना तो इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, तो कार्बन पर कैसा चार्ज छोड़ जाएगा, प्लस, और यहां से जो क्लोरीन निकलेगा वो क्या बन के निकलेगा, माइनस, एक न्यूक्लियोफाइल बन के निकलेगा। जब क्लोरीन निकलेगा तो अपना कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकलेगा, तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इस कार्बन पर प्लस आ गया, इसको बोलते हैं कार्बन पर प्लस आ गया, प्लस को बोलते हैं केटायन, तो इसको बोलेंगे कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे इसको, कार्बोकेटायन। और इस कार्बन केटायन से कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 अल्काइल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इस कार्बन पर प्लस का चार्ज है, इसका मतलब यह हुआ कि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस चार्ज है मतलब अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसकी भरपाई करने के लिए, अच्छा ये जो मिथाइल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये जहां भी रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, बिना मांगे भी देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, देने वाले हैं। और इसके पास कमी है तो कमी को भरपाई करने के लिए इसके पास 3 बैकअप प्लान है, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, और तीनों देकर इस सेंट्रल कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है, उस कमी को ये लोग क्या कर देगा, बहुत जल्दी ही पूरा कर देगा। इसीलिए यहां से क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन देने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए आसानी से बोलेगा ठीक है तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 3 बैकअप प्लान है, ले जाओ मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार आसानी से क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और अपना पास इलेक्ट्रॉन का जो कमी होगा वो तुरंत तीनों में से किसी से भी लेकर के भरपाई कर लेगा। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, मान लीजिए CH3 और यहां पर आपके पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब मान लीजिए यहां से क्लोरीन बाहर होता है, तो क्या छोड़ के जाएगा, CH3, और कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और क्लोरीन जो निकलेगा वो क्या बनकर बाहर निकलेगा, माइनस बनकर निकलेगा। आप समझ रहे हैं ना, क्लोरीन पर हम एक लोन पेयर क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन जब निकलेगा तो एक अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा और एक कार्बन का। 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं सर और एक ही माइनस दिखा रहे हैं। अरे एक तो उसका क्लोरीन का अपना है ना यार, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो एक अपना वाला भी तो फ्री हो जाएगा उसका, और एक ही इलेक्ट्रॉन ना कार्बन का लिया है, क्योंकि लिया एक ही है, एक तो उसका अपना इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए एक ही माइनस दिखाते हैं। इतना क्लियर कहीं नहीं बताया जाता है, तोड़ के इतना कोई नहीं समझाता है, ठीक है। इतना अगर समझाने लगे टीचर तो हो गया। अब यहां पर क्या है, इस कार्बन पर प्लस का चार्ज है,
अब यहां पर क्या है, कितने बैकअप प्लान है, दो दो बैकअप प्लान है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से भी देगा। यहां पर इसके कमी को पूरा करने के लिए तीन तीन बैकअप प्लान था, यहां इसके कमी को पूरा करने के लिए कितने बैकअप प्लान है, दो ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना जी। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दो ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, समझ रहे हैं। तो या अब मान लीजिए आपका बर्थडे है और आपके बर्थडे मनाने के लिए आपके पापा भी 5,000 दे रहे हैं, मम्मी भी 5,000 दे रही है, भाभी भी 5,000 दे रही है, तो आपके पास तो 15,000 हो गया ना। लेकिन इसका बर्थडे बनाने के लिए 5,000 खाली पापा दे रहे हैं, 5,000 मम्मी दे रही है, इसके पास 10,000 का व्यवस्था है। अब अगर मान लीजिए 1 इसी प्रकार से अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता, क्या होता, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता, सपोज दैट CH3CHHCl 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता। अब यहां से क्लोरीन बाहर हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा, CH3CHH और कार्बन पर प्लस, और यहां से Cl क्या हो जाता, माइनस। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ, इस कमी को पूरा करने के लिए कितना बैकअप प्लान है, एक ही बैकअप प्लान है ना, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब यहां पर जो कार्बन पर प्लस है उससे डायरेक्टली 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको बोला जाता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या कहा जाता है, 2 डिग्री, इसको क्या कहा जाता है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और यहां पर इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा 1 डिग्री, कार्बन पर प्लस है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब आप ही जस्टिफाई कर दीजिए कि ज्यादा मस्त बर्थडे, ज्यादा खुशहाल जिंदगी कौन जिएगा, जिसके पास 3-3 ऑप्शन होंगे या जिसके पास सिर्फ एक ही विकल्प होगा। और इसी कारण से 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि चला भी जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो कमी होगी, इसकी भरपाई करने के लिए ये रोना नहीं रोता रहेगा, समझ में आया। और इसी कारण से 3 डिग्री जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका हेडिंग क्या देना है, हमने इसके पहले क्या पढ़ाया आपको कि स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ये ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। तो इसका जो है रीजन लिखेंगे और इसका रीजन लिख करके और इसके बाद आगे कॉपी करेंगे। तो यह आपने लिखने के बाद इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे और रीजन लिखेंगे, और रीजन लिखने के बाद रीजन इसका लिखेंगे और रीजन यहां पर आपके पास दिया हुआ है, ये आपका रीजन है। इसके पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन है तो ये क्या है, मोर स्टेबल है। क्या है ये, मोर स्टेबल है। इसके पास 3-3 बैकअप है। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसका मतलब ये क्या है, लेस स्टेबल है। क्या है, लेस स्टेबल है। तो ये कारण होता है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनने के लिए क्यों बेताब रहता है। अगर 3 डिग्री नहीं बन पाया तो 2 डिग्री बनने के लिए क्यों बेताब रहता है। 2 डिग्री नहीं बन पाया तब मजबूरी में 1 डिग्री बनने की चेष्टा करता है। अब समझ में आ गया, आया। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, वीडियो को पॉज करके लिखो। चलो अब देखो वापस आते हैं हम लोग। तो आपको समझ में आ गया, मैंने जो बात आपको बताया था, कौन सी बात, ये वाली बात, ये अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर जब इसको 3 कार्बन का चेन को हैलोजिनेशन कराए, तो 3 कार्बन में हैलोजिनेशन कराए तो इसमें तो लास्ट कार्बन पर जाके क्लोरीन जुड़ा, लेकिन जब इस 3 कार्बन के चेन में जब जोड़ने की बारी आई क्लोरीन की, तो क्लोरीन यहां जुड़ने के बजाय, लास्ट कार्बन में जुड़ने के बजाय सेकेंड कार्बन पे जुड़ना ज्यादा मुनासिब, ज्यादा बेटर समझेगा, क्योंकि उसको यहां जुड़ने से ज्यादा फायदा है। ये मोर स्टेबल है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ज्यादा स्टेबल है। 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है एज कंपैरिजन टू 1 डिग्री के। 2 डिग्री क्यों ज्यादा स्टेबल है, तो ये हमने आपको भैया बता दिया कि 2 डिग्री क्यों ज्यादा स्टेबल है। हो गया, एल्केन से खत्म हो गया प्रिपरेशन। अब हम एल्कीन से बनाएंगे कि एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनेगा। तो ये था एल्केन से बनना। अब हम बात करेंगे एल्कीन से कैसे बनेगा। तो चलेंगे आगे, वापस आएंगे और लिखेंगे फ्रॉम एल्कीन। चलिए तो देखते हैं एल्कीन से अब हम हेलो एल्केन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो एल्कीन से है, एल्कीन मतलब समझते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, CnH2n, और एल्कीन को कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, अनसैचुरेटेड। जबकि अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा खाली, एल्केन को कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब स्टेबल, और एल्कीन और एल्काइन थोड़े कम स्टेबल होते हैं। तो एल्कीन जो होता है, एल्कीन से अगर आपको हेलो एल्केन बनाना है तो वहां पर आपको फिर से हैलोजन एसिड लेना पड़ेगा। हैलोजन एसिड क्या होता है, HX। क्या होता है हैलोजन एसिड, बता चुके हैं अल्कोहल के केस में HX, और यह भी बताए हैं कि HCl, HBr, HF, HI में HI ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है टू गिव अल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन।
यहां पर अगर आपके पास एल्कीन है, देखिए ये जो एल्कीन है ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसा एल्कीन है? सिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसा एल्कीन है? सिमेट्रिकल। सर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या होता है? अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं बराबर हो, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं बराबर हो तो उसको सिमेट्रिकल एल्कीन कहा जाता है। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कि सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो जब सिमेट्रिकल एल्कीन होगा उसको अगर HBr के साथ या HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? किसी भी एक कार्बन पर जब डबल बॉन्ड हटेगा, एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हटेगा और पाई बॉन्ड हटने से किसी एक कार्बन पर हाइड्रोजन और किसी एक कार्बन पर ब्रोमीन चला जाएगा। देखो यहां क्या है? CH2, यहां क्या हो गया? CH3, यानी CH2 से CH3 कैसे हो गया? इसका मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा और यहां CH2 था, यहां भी CH2 है, लेकिन इसमें क्या ऐड हो गया है? Br ऐड हो गया है। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देखो यहां कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है कि नहीं? 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 2 डबल बॉन्ड। यहां पर कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है कि नहीं? एक्चुअली समझ रहे हैं ना क्या हुआ है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, जब इसको HBr के साथ रिएक्ट कराया गया तो क्या हुआ? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और किसी एक कार्बन पर हाइड्रोजन और किसी दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन। कोई बच्चा यहां पर ब्रोमीन जोड़ सकता था, यहां पर हाइड्रोजन जोड़ सकता था, कोई दिक्कत नहीं था, प्रोडक्ट सेम ही बनता। ठीक है, तो कहने का मतलब है व्हेन एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल। अभी सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब अनसिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं बराबर होंगी, तब क्या होगा? इसके पहले अनसिमेट्रिकल में जाने से पहले हम यहां से ये जो लिखा है इसको हमने बताया तोड़ करके कि ये जो आया ये कहां से आया, कैसे आया, तो ये यहां से आया है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को जब HBr के साथ रिएक्ट कराए तो डबल बॉन्ड में से क्या हो गया? एक बॉन्ड जो पाई बॉन्ड था वो टूट गया और टूटने के बाद हाइड्रोजन और ब्रोमीन, किसी भी एक कार्बन पर हाइड्रोजन और किसी दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन ऐड हो गया। इसी प्रकार एक और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। इसको पहले यहां तक नोट डाउन करिए, अभी इसको रुकिएगा, अभी इसको नहीं लिखना, अनसिमेट्रिकल का बात नहीं कर रहे हैं, पहले सिमेट्रिकल का। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। एक और उदाहरण क्या लेते हैं भाई? चलो लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया, सपोज दैट आपके पास आया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 और यहां पर आपके पास लिख दिए हम HCl। तो बताइए क्या होगा? क्या होगा? कोई बच्चा सोचेगा कि 2 संभावना हो सकता है। 2 संभावना क्या क्या हो सकता है? कोई बच्चा ये कहेगा कि CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH और CH3 हो सकता है। कोई बच्चा इस पर हाइड्रोजन जोड़ दे, इस पर क्लोरीन जोड़ दे। एक दूसरा संभावना क्या हो सकता है? CH3 जिन 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, वही डबल बॉन्ड हटने की वजह से उन दोनों कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो रही है, तो इस कार्बन पर इस बार क्लोरीन जोड़ दिए और इस कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ दिए। मान लीजिए किसी बच्चे के मन में आया कि यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहां क्लोरीन जोड़ दिए, या किसी बच्चे के मन में आया कि यहां क्लोरीन जोड़ दिए, यहां हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो दोनों सेम ही चीज है बाबू। अगर क्लोरीन यहां जुड़ गया तो काउंटिंग इधर से होगा और इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-क्लोरोब्यूटेन। अभी क्लोरीन यहां इधर से नजदीक आ रहा है तो काउंटिंग इधर से होगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-क्लोरोब्यूटेन। तो दोनों तो सेम ही चीज है ना। तो बार बार तुम्हारे दिमाग में अगर ये चीज आता है, सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई टेंशन नहीं है, किसी भी एक कार्बन पर हाइड्रोजन और किसी भी दूसरे कार्बन पर हैलोजन जोड़ दीजिए, आराम से बिंदास आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल था। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर भी 2 कार्बन और डबल बॉन्ड के इधर भी 2 कार्बन, इसीलिए क्या हो गया? ये ऐसा चलता चला गया। इसको सिमेट्रिकल कहते हैं। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो खेला बदल जाएगा। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो खेला बदल जाएगा। देखिए कैसे बदल जाएगा, इसको नोट डाउन करिए। वहां के बाद जो एग्जांपल लिखे थे ना, इसके पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr रिएक्ट कराए तो क्या बन गया? CH2 हाइड्रोजन CH2 ब्रोमीन। इसके बाद दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, दूसरा एग्जांपल, ताकि बेहतर समझ पाएं, और लिख लीजिएगा सेम ही चीज है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए हर बात। तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन का दोनों एग्जांपल है। अब अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन से हमको हेलो एल्केन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? चलिए वापस चलते हैं आगे। व्हेन एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, जब एल्कीन क्या हो जाए? अनसिमेट्रिकल हो जाए, तो एडिशन होने के लिए मार्कोव-निकोव रूल का फॉलो किया जाता है। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाए तो मार्कोव-निकोव रूल का फॉलो किया जाता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है देखते हैं। ठीक है,
देखिए अनसिमेट्रिकल मार्कोव निको रूल क्या होता है, लेकिन इससे पहले आप समझिए कि अनसिमेट्रिकल क्या होता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब यह हो गया कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए। सपोज दैट आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक उदाहरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3 डबल बॉन्ड के इधर कितना कार्बन है 3, इधर कितना है 2, ऊपर वाले में क्या है डबल बॉन्ड के इधर 2 इधर 1, यानी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं क्या है अलग अलग हैं, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन कह रहे हैं। तो इस प्रकार का जब एल्कीन रहेगा तो किसी में भी हाइड्रोजन और किसी में भी हैलोजन जोड़ने से काम नहीं चलेगा, यहां नियम कानून को मानना पड़ेगा। इस तरह का और एग्जाम में यही आएगा, सिमेट्रिकल वाला नहीं आएगा, एग्जाम में अनसिमेट्रिकल एल्कीन से क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मार्कोव निको रूल क्या कहता है, तो मार्कोव निको रूल कहता है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे सपोज दैट हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हमने लिया सपोज दैट, और इसको हम अगर रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ तो 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना है। तो मार्कोव निको रूल क्या कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन का पाई बॉन्ड हटेगा तो पाई बॉन्ड हटने से, जैसे मान लो हटा दिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, हटाने से क्या हो गया, ये कितने बॉन्ड पर आ गया कार्बन, देखो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड, ये कितना पर है 3 बॉन्ड, 2 और 1 3, इसको भी एक बॉन्ड की आवश्यकता है, इसको भी एक बॉन्ड की आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड को हटाया है ना यहां से। तो कहता है मार्कोव निको रूल कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा है, हाइड्रोजन उसी के पास जाएगा, जिसके पास पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है हाइड्रोजन उसी के पास जाएगा, पॉजिटिव पाथ उसी के पास जाएगा, और जो हैलोजन होगा वो इसके पास जाएगा। क्यों इसके पास जाएगा, क्योंकि ऐसे जाने से फायदा क्या होगा कि ये क्या बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल बन जाए, 2 डिग्री हेलो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा, अगर मान लो कि अगर सपोज इसका उल्टा करा देते आप, माने जिसके पास हाइड्रोजन था उसके पास ब्रोमीन भेज देते और जिसके पास हाइड्रोजन कम था उसके पास हाइड्रोजन भेज देते, तो क्या बनता CH3 CH और यहां पर आप हाइड्रोजन दे देते और यहां पर ब्रोमीन दे देते, तो क्या बन जाता ये इस कंडीशन में तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन जाता। और 1 डिग्री बनना ही नहीं है, क्योंकि जब स्टेबल 2 डिग्री ज्यादा है तो 1 डिग्री क्यों बनेगा, इसीलिए ये वाला नहीं बनेगा और ये वाला बनेगा। तो मार्कोव निको रूल क्या कहता है कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा है, HCl या HBr यानी जैसे हैलोजन एसिड का जो हाइड्रोजन वाला पार्ट होगा वो उसी कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा है। सर हाइड्रोजन का संख्या सबसे ज्यादा इसके पास है सर, तो इसके पास न जाना चाहिए। जिन 2 कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूट रहा है, इन दोनों कार्बन में देखना है, इन दोनों कार्बन का वैलेंसी डिस्टर्ब हो रहा है बॉन्ड टूटने से, तो इन दोनों कार्बन में किस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है इसलिए हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, ब्रोमीन इसके पास चला आएगा और इस प्रकार क्या बनेगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा। यही कहता है मार्कोव निकोव रूल। तो हेडिंग देंगे मार्कोव निको रूल, लिखेंगे और लिख करके एग्जाम्पल देंगे। क्या लिखेंगे, लिख करके एग्जाम्पल देंगे ये वाला, ठीक है। इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यही बात हम अलग से भी लिखे हैं, इस बात को देखिए, यही बात लिखा हुआ है यहां पर। देख क्या कहता है, एग्जाम्पल अगर आपके पास है, मान लीजिए आपके पास आपके पास क्या है HBr है आपके पास, ये आपके पास प्रोपीन है, HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका जो हाइड्रोजन वाला पार्ट होगा, नियम के हिसाब से हाइड्रोजन वाला पार्ट होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा है, और ब्रोमीन किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा, जो कि क्या होगा मोर स्टेबल होगा, किसके कंपैरिजन में 1 डिग्री के कंपैरिजन में। अभी पहले ही बता चुके हैं ये क्या बना, अगर यहां पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, लेस स्टेबल।
यही कहता है मार्कोनिको कि जब मेहनत करना ही है तो ऐसा करो कि आउटपुट दिखे, आपको रिजल्ट दिखे। मेरे क्लास का समय हो गया है, अभी हमको क्लास यहीं पे रोकना पड़ेगा, इससे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे आगे, ठीक है। तो वीडियो अभी यहीं रोकते हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर के बाद। मैं ब्रेक ले रहा हूँ 1 घंटे का।